दो लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, जिसमें से एक ही व्यक्ति वापस आता है, दूसरे का कत्ल हो जाता है। कातिल होता है, पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाती है, उससे पूछताछ करती है। सीसीटीवी फुटेज में एक संगीत भी दिखता है, पर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं, तो उसे छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस के लिए ये जो कत्ल था, अंधा कत्ल, ब्लाइंड मर्डर बन गया था। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, तो पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को कुछ दिनों के लिए रोकती है और फिर उसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन को चालू करती है। पर आपको जानकर अजीब लगेगा कि इस केस में गवाह और जो साक्ष्य है वो कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि मधुमक्खी है, बल्कि मक्खी है। मक्खी ने कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, मक्खियों ने कातिल का सुराग दे दिया। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई सच्ची घटना के साथ। ये केस जबलपुर का एक सच्चा वाकया, जिसमें मक्खियों ने कातिल का सुराग दे दिया। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, पर कैसे हुआ इस केस का खुलासा, कैसे दिया मधुमक्खियों ने कातिल का सुराग, आइए जानते हैं इस कहानी में। बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानी, किस्से आप तक पहुंचते रहें और मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। जबलपुर पुलिस ने मक्खियों की मदद से कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया। खास बात यह थी कि ना पुलिस के पास कोई सुराग था, ना गवाह था। सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिखता है, उसके खिलाफ भी पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। अब पुलिस के हाथ कुछ नहीं था, पर इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था, एक चुनौती बन चुका था। अब पुलिस उस व्यक्ति को थाने पूछताछ के लिए बुलाती है और पहली बार में छोड़ देती है, पर दोबारा जब पुलिस उसको पूछताछ के लिए बुलाती है तो उसके कंधे पर बार बार मक्खी बैठ रही थी। अब पुलिस को ये देखकर शक होता है कि इसके कंधे पर बार बार मक्खी बैठ रही हैं, आखिर बात क्या है। उससे इस विषय में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसके पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं था। पुलिस को शक होता है, पुलिस उसकी शर्ट उतरवाती है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है। पता चलता है कि उस शर्ट में खून लगा हुआ था, और ये वही खून था जो मृतक के शरीर का खून था। डीएनए मैच हो जाता है। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और कहती है कि बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उस कत्ल का वो खुलासा करता है। वो बोलता है कि साहब, जो मरा है वो मेरा चाचा है और मैं उसका भतीजा हूं। और क्या हुआ था, कैसे हुआ, उसने अपने चाचा की हत्या क्यों कर दी, इन सारे सवालों के जवाब पुलिस को अभी उस भतीजे से जानने थे, और हमें भी जानने हैं, और हम भी इस कहानी में जानेंगे। वारदात 30 से 31 अक्टूबर की दरमियान की रात की है। चरगवा थाने में देवरी टपरिया गांव में मनोज ठाकुर, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी, 31 अक्टूबर की सुबह उसका खेत में उसका शव मिलता है। अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते हैं। अब मनोज ठाकुर हत्याकांड में उसका एक भतीजा होता है धर्म, उस पर शक जा रहा था पुलिस का, क्योंकि आखिरी बार वो दोनों ही एक साथ देखे गए, ऐसे गांव वालों ने बताया। धर्म को पुलिस बुलाती है और उससे पूछताछ करती है, पर वो एक ही बात पड़ा हुआ था कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, वो मेरा चाचा है। अब चरगवा थाना प्रभारी उसकी शर्ट को देखते हैं तो उस पर बार बार आकर मक्खी बैठ रही थी। उन्होंने इस संबंध में जब उससे पूछा तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब पुलिस के सामने ये आरोपी ने शर्ट भी नहीं बदली थी। अब पूछताछ के बाद वो वापस चला गया। अब 31 अक्टूबर को पुलिस दोबारा जाती है और थाना गांव में पूछताछ करती है, पर कोई खास चीज हाथ नहीं लगती। फिर 1 नवंबर को एक बार फिर पुलिस देवरी टपरिया गांव पहुंची और उसने ग्रामीणों से पूछताछ की। धर्म को देखा और धर्म के कंधे पर बार बार मक्खियां बैठ रही थी। पुलिस को शक होता है, पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी। पुलिस इसी लीड को लेकर आगे बढ़ती है, अंधेरे में एक तीर चलाती है और उससे इस मधुमक्खी बैठने का कारण पूछती है। तो वो सही से जवाब दे नहीं पाता है। उसे थाने लेकर आते हैं।
सख्ती से पूछताछ करते हैं और उसकी शर्ट को जब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है तो उसकी शर्ट पर खून के धब्बे मिलते हैं और जो खून जो लगा था वो हत्या में प्रयोग लकड़ी के टुकड़े पर भी लगा था और वो उससे मैच हो जाता है। अब वो बताता है कि मुझे और चाचा हम दोनों को आपस में एक पार्टी करनी थी, एक शराब की हमने पार्टी रखी थी और 30 अक्टूबर की शाम को 7 बजे मनोज से उन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने शराब पार्टी का प्लान बनाया। चाचा ने 340 रुपये दिए और 60 रुपये का चिकन खरीदा और पार्टी करने के लिए दोनों गांव की तरफ निकल गए। अब राजेश ठाकुर के खेत में पहुंच जाते हैं, वहां पर बैठ के दोनों शराब पीते हैं, चिकन खाते हैं और आपस में अपनी बातें करते रहते हैं। तो मनोज ने आरोपी से कहा कि मैंने 400 रुपये खर्च किए हैं और सिर्फ तूने 60 रुपये दिए हैं और तूने पूरी पार्टी का एंजॉय लिया, तो तू मुझे और पैसे दे। तो आरोपी कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं। मनोज ने आरोपी के पीठ पर एक डंडी उठाकर जोरदार मार दी। उस डंडी में कील भी लगी हुई थी। आरोपी ने वही डंडी खरीदकर खींचकर उससे हाथ से छीनकर मनोज के सर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इतना हमला किया जब तक कि वह हमेशा हमेशा के लिए सो नहीं गया। अब वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर आ गया और उसका मोबाइल भी वो वहां से ले आया था और ना ही उसने कपड़े बदले बल्कि आरोपी के मोबाइल से 2 से 3 बार अन्य लोगों से बात की। इसकी लोकेशन भी पुलिस ने निकाल ली। अब वो अपने घर आकर सो गया। 31 अक्टूबर की सुबह मनोज के बड़े भाई राजू से मोबाइल पर बात की। धर्म ने तुरंत कॉल काट दिया। जब जो धर्म जो था भतीजा था उसने चाचा की हत्या कर दी, चाचा का मोबाइल अपने पास ले आया। जब चाचा के भाइयों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो उसने मोबाइल को काट दिया, सिम और मोबाइल को तोड़कर वहां से फेंक दिया। पुलिस को आरोपी ने बताया कि मनोज उससे 200 रुपये मांग रहा था। उसने कहा कि 140 रुपये मैं बाद में दूंगा, अभी मेरे पास 60 रुपये है, ये 60 रुपये ले लो। पर मनोज नहीं माना, वो नाराज हो गया और उसने मुझसे कहा कि हराम का खाने और हराम का पीने आ जाते हो। इसी बात पर हम दोनों चाचा भतीजे का विवाद हो गया। पहले चाचा ने मुझे मारा, फिर मैंने चाचा को मारा और चाचा को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। चाचा मुझसे 200 रुपये मांग रहा था पर मेरे पास 60 रुपये थे जो मैंने चाचा को दे दिए। 140 रुपये मैंने बाद में देने का वादा किया पर चाचा मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच हमारी बहस हुई, बहस लड़ाई में बदली। पहले चाचा ने मुझे मारा, फिर मैंने चाचा को मारा और चाचा हमेशा हमेशा के लिए सो गया। ये कंधे कत्ल की गुत्थी जबलपुर पुलिस ने बहुत चालाकी और सूझबूझ से सुलझा दी और इस केस में मधुमक्खी क्षमा कीजिएगा मक्खियों के जरिए पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस। मक्खियां उसके कंधे पर आकर बैठी और उस शर्ट की जांच की गई और पता चल गया कि जो कत्ल में खून जिस फरियादी का हुआ है, आहत का हुआ है, वो खून इसकी शर्ट से मैच कर गया और इस केस का खुलासा हो गया। कातिल कितना भी शातिर हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी सूझबूझ हो, कितनी भी चालाकी कर ले, पर कानून के हाथों से बच नहीं सकता। कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी गलती वो कर जाता है और वही छोटी सी छोटी गलती उसे भारी पड़ जाती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। उसने वारदात को अंजाम तो दिया पर घर जाकर उसने कपड़े नहीं बदले और खून के जो छींटे थे उसकी शर्ट पर लगे रहे और उस पर मक्खियां उसके कंधे पर बार बार आकर बैठती रही और उन मक्खियों ने ही आरोपी को जेल के पीछे पहुंचा दिया। ये एक अनोखा मामला था अपने आप में, एक अनोखा ही कहानी थी, एक अनोखा ही किरदार था और ऐसा केस मैंने भी आज पहली बार पढ़ा है कि मधुमक्खियों ने कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मक्खियों ने कातिल को हमेशा हमेशा के लिए पुलिस की गिरफ्त में थमा दिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको सावधान करना, सतर्क करना है, आप तक किसी सच्ची घटना को पहुंचाना है। और कभी भी कोई ऐसी वारदात ना करेंगे, छोटी सी चीज, छोटी सी बहस बड़े विवाद में बदल जाए और दोनों में से किसी एक की जान चली जाए। और ये एक अनोखा मामला था कि मक्खियों ने कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मेरी स्टोरी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करें।
अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दोस्त प्रदीप आपके सामने फिर हाजिर होगा। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान।